हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉक नॉक एआर एजुकेशन। तो ये एक सीरीज़ है जो कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ लीनियर अलजेब्रा पे। इस सीरीज़ में मैं पूरा का पूरा लीनियर अलजेब्रा का जो सिलेबस है वो कवर कराने वाली हूँ। सबसे पहला टॉपिक जो लीनियर अलजेब्रा में मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ वो है फील्ड। तो लीनियर अलजेब्रा में कुछ भी पढ़ने से पहले वेक्टर स्पेस, बेसिस, डायमेंशन जो भी आगे हमें पढ़ना है उन सबको पढ़ने से पहले हमें फील्ड का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला टॉपिक इस सीरीज़ में जो आ रहा है आपके लिए वो है फील्ड। तो देखेंगे हम फील्ड क्या होता है और उसके बिहाफ पे कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। लेट एफ बी आ नॉन एम्प्टी सेट। आप एक नॉन एम्प्टी सेट को लोगे, उसके बाद ही आप फील्ड पे बात करोगे। तो इस सेट एफ को हम फील्ड कब बोलेंगे? जब सबसे पहले हमारे पास दो बाइनरी ऑपरेशंस होने चाहिए। तो वी आर टेकिंग यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बी आर टू बाइनरी ऑपरेशंस। तो जब हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होगा और दो बाइनरी ऑपरेशंस होंगे, इन दैट केस दिस सेट एफ will be called as a field if हमारे पास ये जो सेट f है वो विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। तो जिसमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने वाले हैं वो इस f की पढ़ने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू दी बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। हम इसके रिस्पेक्ट में कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्लोजर की होती है। बट अगर आप कुछ बुक्स देखोगे तो वहाँ पे उन्होंने क्लोजर प्रॉपर्टी को स्किप कर रखा होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोल दिया है ऑलरेडी कि एडिशन जो है वो एक बाइनरी ऑपरेशन, तो बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी जो है वो ऑलरेडी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। बट इन सम अदर बुक्स दे मेंशन क्लोजर प्रॉपर्टी एज अ प्रॉपर्टी। तो हमें उसे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, हम इट इज़ अप टू यू। सो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप इस सेट एफ के कोई भी दो मेंबर्स उठाओ एंड अगर आप उनको ऐड कर रहे हो तो जो एक नया एलिमेंट आएगा दैट शुड ऑल्सो बी द मेंबर ऑफ दिस सेट एफ. So this is called as the closure property, that if you are adding any two elements of this set f, the addition of these two elements must also belong to this set f. The second property is that we have is associative property, and ये associative property जो है वो क्या कहती है कि आपके पास कोई भी तीन एलिमेंट्स आप उठाइए, दैट इज फॉर ऑल ए बी सी विच बिलोंग्स टू दिस एफ। आपके पास ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरीके से होल्ड होनी चाहिए हर एक मेंबर के लिए जो इस सेट एफ में प्रेजेंट है। सो दिस इज कॉल्ड एज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास आती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एंड ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी सेट को चेक करने के लिए, वेदर द सेट फॉर्म्स अ फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये क्या कहती है कि आपके पास हर एक मेंबर जो इस सेट एफ में आ रहा है उसके लिए ये ज़ीरो आएगा हमारे पास इसी सेट एफ में, सच दैट इफ़ यू आर एडिंग दिस ए विद दिस ज़ीरो यू विल ऑलवेज गेट ए। यानी कि एक ऐसा मेंबर जिसको किसी भी मेंबर में ऐड करे वो सेम मेंबर आपको दे दे। तो ऐसे एलिमेंट को आप आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हो और ये ज़ीरो होता है। और किसी भी सेट के लिए ये हमेशा एक यूनिक एलिमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि एक सेट के लिए आपके पास मोर देन वन आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। आइडेंटिटी किसी भी सेट की जो होती है वो यूनिक होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास इनवर्स की होती है। इनवर्स प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो भी मेंबर आप सेट एफ से उठाओगे उसके लिए हमेशा एक माइनस ए एग्जिस्ट करना चाहिए सेट एफ में, सच दैट इफ यू आर एडिंग दीज टू एलिमेंट्स ये आपको आइडेंटिटी के इक्वल मिल जाए। मतलब कहने का क्या है, हर एक एलिमेंट के लिए आपको सेट में एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जिसको ऐड करने पे आपको आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट सेट एफ की मिल जाए। तो आप बोल दोगे कि हाँ एवरी एलिमेंट हैज़ इनवर्स, और ये जो इनवर्स होता है वो हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी है। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट विल हैव यूनिक इनवर्स। एंड लास्ट प्रॉपर्टी जो आपके पास आती है वो आती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को इस सेट एफ में से उठाओ और उनको ऐड करो। इट डज नॉट मैटर
कि आप उनको किस ऑर्डर में ऐड कर रहे हो, रिजल्ट मस्ट ऑलवेज बी सेम. दैट इज इधर यू आर इवेल्युएटिंग a plus b और यू आर इवेल्युएटिंग b plus a, द रिजल्टेंट वैल्यू मस्ट बी सेम. तो ये आपके पास 5 प्रॉपर्टीज हैं विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन. एंड इन्हीं 5 प्रॉपर्टीज को कभी कभी क्या होगा, आपको कुछ बुक्स में सबसे पहले ही लिखा हुआ मिल जाएगा क्या, कि दिस f plus must be an abelian group. तो जो भी सेट आपके पास विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन एडिशन इन 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, तो उसको कभी कभी नाम दे दिया जाता है अबेलियन ग्रुप का. तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. अबेलियन ग्रुप इज नथिंग बट अ सेट विच सेटिस्फाई दीज 5 प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एनी बाइनरी ऑपरेशन. ठीक है, तो ये तो हमारे पास एडिशन के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टीज हो गई कि जो एक सेट को फॉलो करनी पड़ेंगी अगर वो फील्ड फॉर्म करना चाहता है. तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे पास सेकंड बाइनरी ऑपरेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में है. मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी हमारे पास कुछ ऐसी ही सेम प्रॉपर्टीज चलने वाली हैं, जिसमें से हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी है अगेन वो बाइनरी या जिसको हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी कह सकते हैं, जो कि बाइनरी से जो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन हमने डिफाइन किया है वहाँ से आ रही है. तो आप उसको ऐसा भी बोल सकते हो, वो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रही है, या आप अलग से उसको मेंशन भी कर सकते हो कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए. इसके कहने का क्या मतलब है कि आप कोई भी 2 एलिमेंट उठाओ इस सेट F से, आप अगर उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दैट मस्ट ऑल्सो बिलोंग टू सेट F. दैट इज इफ यू आर मल्टीप्लाइंग एनी 2 मेंबर्स ऑफ दिस सेट F, देयर मल्टीप्लिकेशन मस्ट ऑल्सो बिलोंग टू दिस सेट F ओनली. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है एसोसिएटिव की. जैसे हमने एडिशन के रिस्पेक्ट में किया है, सेम हमें मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में करना है. दैट इज इफ यू आर कंसीडरिंग एनी 3 एलिमेंट्स फ्रॉम दिस सेट F, दे मस्ट फॉलो दिस प्रॉपर्टी. दैट इज आप पहले a और b को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट जो है उसको c से मल्टीप्लाई करो, या फिर b और c को पहले मल्टीप्लाई करके a से मल्टीप्लाई करो, द रिजल्ट विल ऑलवेज बी सेम. ऐसा अगर हमारे पास होता है तो इस सेट F के जो फील्ड बनने के चांसेस हैं वो हो सकते हैं. उसके बाद यहाँ पे भी हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, और आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे हम कैसे करेंगे, आपके पास हर एक एलिमेंट जो इस सेट F से आएगा उसके लिए आपके पास 1 आना चाहिए इस सेट F में, सच दैट कोई भी एलिमेंट हो उसको इस 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको ए ही देने वाला है. यानी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आपको एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसको आप किसी भी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करो वो आपको सेम एलिमेंट प्रोड्यूस करके दे दे. ठीक है, तो जैसे हमने एडिशन के रिस्पेक्ट में देखा वो हमारे पास 0 था, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में वो 1 होगा. एंड उसके बाद हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी जो यहाँ पे आती है वो है इनवर्स की प्रॉपर्टी. वो क्या कहता है, अब यहाँ पे बस हमारे पास एक मेन पॉइंट है जिसको आप चाहो तो स्टार करके मार्क भी कर सकते हो यहाँ पे, और वो पॉइंट ये कहता है कि आपके पास अगर कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट होगा, सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि सेट F में आपको नॉन जीरो एलिमेंट्स को देखना है अगर आप मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में उसके इनवर्स की बात कर रहे हो. ठीक है, फॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट देयर मस्ट एग्जिस्ट ए इनवर्स, their inverse from this set F only, such that if you are multiplying A with its inverse you should get identity element that is 1. तो आपको पता है यहाँ से आपको 1/a ही मिलने वाला है. क्या 1/a ही आपको इनवर्स मिल रहा है, आपको दिख रही होगी ये बात. ठीक है, तो यहाँ से कहने का क्या मतलब है कि ऑब्वियस सी बात है जब हम कह रहे हैं कि एक नॉन जीरो एलिमेंट है और हर एक एलिमेंट में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 1 आ जाए, तो वो 1/a ही होना चाहिए. इसलिए हमने यहाँ पे बोला है कि हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, और उसका इन्वर्स क्या होगा, अगर आप a एलिमेंट ले रहे हो तो 1/a ही उसका इन्वर्स हो जाएगा. एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लास्ट प्रॉपर्टी आती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और वो हमारे पास क्या है, अगेन कॉम्यूटेटिविटी की. यानी जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है हमारे पास कि आप कोई भी 2 एलिमेंट्स चूज करो इस सेट F के, आप उनको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो, वो जो रिजल्ट देने वाले हैं आपको वो सेम रिजल्ट देने वाले. तो दिस इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो ये 5 प्रॉपर्टीज हैं विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, और यहीं पे आपको कभी कभी ये नाम देखने को मिलेगा कि F प्लस मस्ट बी
एन अबेलियन ग्रुप, यानी कि जैसे हमारे पास इस सेट F ने विद रिस्पेक्ट टू दी बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म किया था, वैसे ही इस F डॉट को भी एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म करना पड़ेगा, यानी कि इन 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब इन 5 प्रॉपर्टीज के अलावा आपके पास क्या है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, उनको हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। ठीक है, दैट आर नोन बाय द नेम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। और वो क्या कहते हैं हमारे पास, ये आपके पास लास्ट 2 प्रॉपर्टी होंगी, देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपके पास क्या कहता है कि आप कोई भी 3 एलिमेंट्स जो हैं वो इस सेट F के उठा लो, अगर आपके पास वो पहला ये लॉ सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट इज जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, तो इसको आप लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हो। एंड सिमिलरली अगर आपके पास ये जो एडिशन है वो मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, इसको आप राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हो। तो इन दिस केस आप कहोगे कि जो सेट F है हमारे पास वो विद रिस्पेक्ट टू दीज 2 बाइनरी ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस को जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आपके पास ये टोटल 5 प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड दीज 5 प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, प्लस ये 2 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस, यानी टोटल 12 प्रॉपर्टीज अगर कोई भी सेट आपके पास विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करता है, तो आप कह दोगे कि दिस F फॉर्म्स अ फील्ड विद रिस्पेक्ट टू दी बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये सारी हमने लॉस पढ़े, या हम ये कह सकते हैं ये सारी हमें कंडीशंस पढ़ी जो किसी भी सेट F को जो कि नॉन एम्प्टी उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा अगर वो एक फील्ड फॉर्म करना चाहता है। तो देखते हैं अभी इसके बिहाफ पे कुछ एग्जाम्पल, सो दैट हमें और एक बेटर क्लैरिटी मिले। एंड जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको इन कंडीशंस में किसी भी एक पॉइंट पे कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इजीली मेरे से पूछ सकते हो कि इस पॉइंट में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर क्वेरी। तो देखते हैं अभी कुछ क्वेश्चंस ऑन बिहाफ ऑफ दिस फील्ड। सबसे पहला जो सेट मैं कंसीडर कर रही हूँ आपके पास वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन अपने पास वही है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के। अब क्या ये फील्ड फॉर्म करेगा, तो कुछ बच्चे तो सीधे ऐसे बोल देंगे कि हाँ हमने तो कभी सुना ही नहीं है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर फील्ड होता है, तो वो नहीं, बट उसके पीछे रीजन क्या है। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। और पहली चीज ये समझ लीजिए कि अगर इन 12 प्रॉपर्टीज को 1 बाय 1 चेक करने पे एक भी प्रॉपर्टी कहीं पे फेल हो जाती है तो आपको उसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इफ एनी ऑफ दीज प्रॉपर्टीज फेल्स, मतलब ये सेट कभी भी फील्ड फॉर्म नहीं करेगा, तो आपको उसके आगे की प्रॉपर्टीज चेक करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में, तो आपको पता है कोई भी 2 नेचुरल नंबर आप उठाओगे उनको ऐड करोगे वो हमेशा एक नेचुरल नंबर देंगे, यानी क्लोजर अपने पास सेटिस्फाइड है। एसोसिएटिविटी आपको पता है नेचुरल नंबर्स के सेट में ऑलवेज होल्ड होती है। आइडेंटिटी की अगर हम बात करते हैं, राइट, यानी कि अगर मैं एक एलिमेंट उठाती हूँ a विच इज फ्रॉम नेचुरल नंबर, मैं इस a में ऐसा क्या ऐड कर दूं कि वो मुझे a के इक्वल ही वैल्यू मिल जाए, तो आपको पता है कि वो एलिमेंट कोई और नहीं सिर्फ और सिर्फ 0 हो सकता है। मतलब आपके पास जो आइडेंटिटी है वो 0 होगी, बट ये आइडेंटिटी भी अपने पास सेट से ही आनी चाहिए। तो आप देख सकते हो 0 जो है वो कभी भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है, मतलब आपके पास जो आइडेंटिटी है वो आपके पास एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस सेट F, राइट। इसका मतलब जो मेरे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो कभी भी फील्ड फॉर्म नहीं करेगा, इसलिए आपने नहीं सुना है कभी भी कि नेचुरल नंबर की फील्ड ले लें हम, राइट। आगे भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो फेल करेंगी, बट अगर एक फेल हो जाती है तो आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप देख भी सकते हो यहाँ पे जो इनवर्स है वो भी एग्जिस्ट नहीं करने वाला है, क्योंकि अगर आप a एक नेचुरल नंबर लेते हो तो ऑब्वियस ही बात है उसका इनवर्स जो है वो -a ही होगा, तभी आपको आइडेंटिटी 0 मिलेगी। बट आइडेंटिटी ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इनवर्स पे जाएंगे ही नहीं, और अगर आप देखो तो a के लिए कभी भी -a नेचुरल नंबर में आएगा नहीं, तो इनवर्स भी फेल हो गया यहाँ से। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में आप जाओगे तो वहां पे आपको पता लगेगा क्या कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास 1 तो एग्जिस्ट कर रही है, a इंटू 1 जो है वो मेरे पास a आ जाएगा और 1 बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। बट जब आप किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स फाइंड आउट करने जाओगे तो आपको पता है अगर 2 एक नेचुरल नंबर है तो उसका इनवर्स जो है वो 1/2 आएगा।
तभी आप कह सकते हो कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी देगा, बट 1/2 डजंट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज फेल होंगी, बट अगर कोई एक फेल हो जाती है तो आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम जो अपने पास यहाँ पे चूज कर रहे हैं वो कौन सा एग्जाम्पल है, वो है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स का, ठीक है। नाउ आई एम कंसिडरिंग सेट ऑफ इंटीजर्स एंड बाइनरी ऑपरेशंस विल रिमेन सेम, दैट इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे देखो, आप कोई भी दो इंटीजर्स को लोगे, उनको ऐड करोगे तो हमारे पास रिजल्ट ऑलवेज एक इंटीजर आएगा, क्लोजर सेटिस्फाइड है। आपको पता है सेट ऑफ इंटीजर्स में जो एसोसिएटिविटी होती है वो ऑलवेज होल्ड होती है। आइडेंटिटी के लिए मुझे जीरो ऑलवेज बिलोंग करेगा इंटीजर्स के सेट में, तो यानी कि आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड है। देन आपको ये भी पता है अगर ए इंटीजर से बिलोंग कर रहा है तो आपके पास माइनस ए इज ऑलवेज गोइंग टू बी एन इंटीजर, सच दैट आप क्या करो, अगर इस ए में माइनस ए को ऐड करो आपको आइडेंटिटी मिल जाएगी। इंटीजर्स में, सेट ऑफ इंटीजर्स में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो ऑलवेज कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करते हैं, दैट यू ऑलरेडी नो। तो यानी कि एफ प्लस के रिस्पेक्ट में तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आई, यानी एडिशन के रिस्पेक्ट में कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो फेल यहाँ पे हो रही हो। अब मुझे चेक करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन के लिए। एज यू नो क्लोजर सेटिस्फाई होगा, क्यों? क्योंकि किसी भी दो एलिमेंट को उठाओ सेट ऑफ इंटीजर से, उनका प्रोडक्ट ऑलवेज एक इंटीजर आएगा, क्लोजर सेटिस्फाइड है। एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाइड है, आपको पता है वन बिलोंग करता है इंटीजर में, यानी आपके पास आइडेंटिटी भी जो है वो सेटिस्फाइड है। लेकिन जब आप आते हो इनवर्स की प्रॉपर्टी पे, आपको पता है 2 एक इंटीजर है, उसमें मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिल जाए। तो आपको पता है वो एलिमेंट कुछ और नहीं हो सकता है अदर देन 1/2, बट दिस 1/2 डजंट बिलोंग टू इंटीजर्स। यानी कि सेट ऑफ इंटीजर में आपके पास 1 और -1 सेट को छोड़ के एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे। हेंस यू नो कि आपने ऑलवेज देखा होगा कि या सुना भी होगा कि Z डज नॉट फॉर्म अ फील्ड, राइट। जो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर होता है वो कभी भी एक फील्ड फॉर्म नहीं करता है, ठीक। सो ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास फील्ड होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जिसमें आपने देखा भी होगा, आपने सेट ऑफ रियल नंबर देखा है, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर की अगर आप बात करो विद रिस्पेक्ट टू दिस एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, अब आप एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज यहाँ चेक कर सकते हो। दो रियल नंबर्स को ऐड करने पे ऑलवेज एक रियल नंबर आएगा, क्लोजर सेटिस्फाइड है, ठीक है। एसोसिएटिविटी सेटिस्फाइड होगी, जीरो एलिमेंट आर में आ रहा है यानी आइडेंटिटी आपके पास प्रेजेंट है। ए अगर रियल नंबर है तो आपको पता है माइनस ए भी एक रियल नंबर है जिनको ऐड करने पे आपको आइडेंटिटी मिलेगी जीरो, इनवर्स भी है। कॉम्यूटेटिविटी तो रियल नंबर्स में सेटिस्फाई होती है। ये तो हो गया एडिशन के रिस्पेक्ट में। अब मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में दो रियल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज क्या आता है हमारे पास, एक रियल नंबर, क्लोजर सेटिस्फाइड, एसोसिएटिव होगा। आइडेंटिटी की बात करोगे 1 ऑलवेज रियल नंबर में बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर में, यानी आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है। नेक्स्ट आपके पास इनवर्स है, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट के लिए आपके पास 1/a एग्जिस्ट कर रहा है रियल नंबर में से। जो भी एलिमेंट आर से आएगा नॉन जीरो उसके लिए आपके पास 1/a भी आर से ही आएगा। तो आप देख सकते हो a इंटू 1/a 1 आ रहा है, आइडेंटिटी इनवर्स भी है, कॉम्यूटेटिव भी है। सिंस अब R में आपके पास ये सारी प्रॉपर्टीज हैं और आप देख सकते हो जो आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस पढ़े थे ना यहाँ पे, वो भी सारे सेटिस्फाई हो रहे हैं क्योंकि वो रियल नंबर की प्रॉपर्टी है, आपने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है। दैट इज वाई आपने हमेशा इसे देखा है और कंसीडर किया है, जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन में भी देखा होगा कि आपके पास जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है उसको हम कहते हैं दैट फॉर्म्स अ फील्ड विद रिस्पेक्ट टू दीज टू बाइनरी ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो आई होप अभी सबको क्लियर हो पा रहा होगा कि क्यों हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो एक फील्ड फॉर्म करता है। अब जैसे ही सेट ऑफ रियल नंबर देखा ना, ऐसे एक और यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है आर स्टार, ठीक है, एक हमने सेट लिया, बाइनरी ऑपरेशन अपने पास सेम है। सबसे पहली प्रॉपर्टी ही यहाँ फेल हो गई। आप देख सकते हो 1 मेरे पास, एक आर स्टार का मतलब सबको पता है ना, आर स्टार का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर में से मैंने जीरो को एक्सक्लूड कर दिया है, आई हैव रिमूव्ड जीरो फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर। तो आप देख सकते हो 1 हमारे पास आर स्टार से बिलोंग कर रहा है ऑब्वियसली, -1 भी बिलोंग कर रहा है, but when I added these two elements I am getting 0 and 0 doesn't belong to R star.
तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी ही अपने पास फेल हो गई, और वो फेल हो गई तो मुझे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे आगे चेक करने की ही ज़रूरत नहीं है। और मुझे पता लग गया क्या कि मेरे पास जो आर स्टार है वो कभी भी फील्ड नहीं फॉर्म करेगा, इट डज नॉट फॉर्म अ फील्ड। ठीक, सेम चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हो एक सेट में, जो कि हमारे पास क्यू स्टार का सेट है। ठीक है, क्यू स्टार का मतलब आप समझ रहे होगे कि सेट ऑफ रैशनल नंबर में से आपने क्या किया है, जीरो को एक्सक्लूड कर दिया है। सेम प्रॉपर्टी वहां पे आप देखो, 1/2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, -1/2 क्या है, वो भी एक रैशनल नंबर है। बट व्हेन यू एडेड दीज टू नंबर्स यू गॉट जीरो, बट जीरो डजंट बिलोंग टू क्यू स्टार। इसका मतलब क्या हुआ, अगेन आपके पास जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई, फेल हो गई। फेल हो गई तो ये भी हमारे पास कभी भी क्या नहीं फॉर्म करेगा, ये भी हमारे पास कभी भी फील्ड फॉर्म नहीं करेगा। ठीक, अब वहीं पे आप लोगों ने क्या किया होगा, एक और सेट आपने पढ़ा होगा, वो क्या है, आपने सेट ऑफ रैशनल नंबर पढ़ा होगा। ठीक, सेट ऑफ रैशनल नंबर आप चेक करना, ऑलवेज एक फील्ड जो है वो फॉर्म करता है। आपने जो फील्ड पढ़ी है उसमें से रैशनल नंबर की भी एक फील्ड आपने पढ़ी है। सो क्यू फॉर्म्स अ फील्ड विद रिस्पेक्ट टू दीज टू बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, प्रॉपर्टीज आई होप मुझे अभी दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने सेट ऑफ रियल नंबर्स में एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज चेक करी हैं, वो सेम प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे चेक करनी है। ठीक है, तो वो आप आराम से कर सकते हो। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट फील्ड दैट वी हैव इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फील्ड। आप यहाँ पे भी आपका होमवर्क है, जैसे मैंने आपको सेट ऑफ रियल नंबर पे एक एक प्रॉपर्टी चेक करवाई है, आप उसको यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, एंड एक लास्ट आपके लिए ये होमवर्क होगा। अब हमारे जो सेशंस हैं वो रेगुलर होने वाले हैं, तो कल जो आपके पास सेशन आएगा जहाँ मैं वेक्टर स्पेस के बारे में डिस्कस करूंगी, उसको डिस्कस करने से पहले मैंने जो आपको होमवर्क दिया है वो मैं ज़रूर चेक करूंगी। आपको ये देखना है कि जो सेट ऑफ ये जो Zn आपने पढ़ा होगा, इंटीजर मॉडुलो n, जो कि हमारे पास सेट कुछ इस तरीके से होता है, ये आपके पास फील्ड कब फॉर्म करेगा और कब नहीं करेगा। ठीक है, तो आपके पास ये सेट मैंने लिया है, आपको ये चेक करना है ये फील्ड जो है। इनफैक्ट आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हो कि जो आपके पास f इज इक्वल टू Zn सेट मैंने कंसीडर किया है वो कब फील्ड होगा और कब नहीं होगा। तो जिन भी बच्चों को इसका एक्सप्लेनेशन पता है आप कमेंट सेक्शन में इसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। एंड जिन बच्चों को किसी भी पॉइंट पे अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कि आपको इस पॉइंट पे क्या समझ नहीं आया। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रिप्लाई यू सो दैट आपको एक बेटर क्लैरिटी मिल पाए रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड। सो आई होप आपको ये लेक्चर देखने के बाद एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी अबाउट फील्ड। तो इफ़ अगर आपको पसंद आई ये लेक्चर, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड कोई भी प्रॉब्लम होती है एंड अगर आपको कुछ और भी पढ़ना है, कोई और टॉपिक लेके आना है, तो आप उसके रिगार्डिंग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।